हेलो बच्चा वाड़े, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्चर बायोलॉजी में। बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो 2025 में 12th यानी कि इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं ये पूरा सीरीज लेकर आया हूं। पूरा सीरीज चल रहा है लगातार बैक टू बैक। तो आज मैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, यानी कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रोडक्शन से, हर चैप्टर से आएगा। यानी कि स्टार्ट में रिप्रोडक्शन से कर रहा हूं, हर अल्टरनेट दिन पर एक एक चैप्टर का मैं पीवाईक्यू का पूरा विश्लेषण लेकर आऊंगा आपके लिए। क्योंकि आप दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो, चाहे वो आईआईटी हो चाहे नीट हो, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। अगर पीवाईक्यू आप नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से सवाल पूछता है, किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो पीवाईक्यू करने से आपको आइडिया पता चलता है। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने के बाद लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही शानदार पीवाईक्यू का वन शॉट रिप्रोडक्शन का। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम में, उसका पूरा का पूरा पीवाईक्यू है। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए अवेलेबल है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में अवेलेबल है। आपको जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी बढ़िया है, और हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, दैट इज व्हाट इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द मैमेलियन स्पर्म, यानी कि स्पर्म के, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, जो कि सवाल पूछा गया है 2009 में। न्यूक्लियोलस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल। सेम आपका ऑप्शन जो है इधर होगा, केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल। तो आपको बताया गया होगा जब आपने स्पर्म पढ़ा है, आप जब स्पर्म पढ़ रहे थे, तो स्पर्म का 3 भाग होता है, हेड पीस, मिडिल पीस और टेल पीस। तो मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। दूसरा क्वेश्चन का अगर मैं बात करता हूं तो ये 2012 और 2021 में पूछा गया है। यहां सवाल है, गैमेट्स निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और मियोसाइट्स। तो यहां पे गैमेट्स यानी कि युग्मक, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मक निर्माण या युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है। अगर स्पर्म का हो रहा है तो दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवा का हो रहा है तो oogenesis। तो यहाँ पे आंसर जो है वो होगा ए, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और यह तीसरा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय, स्पर्म बनने की प्रक्रिया किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है? सवाल यहां पे ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है, जो कि 2015 में पूछा गया है, एस्ट्रोजेन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच, एंड्रोजेन, या इनमें से कोई नहीं। वही ऑप्शन यहां पे इंग्लिश में एस्ट्रोजेन, एलएच, एंड्रोजेन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहां पे अगर बात करते हैं एस्ट्रोजेन का, तो एस्ट्रोजेन जो है वो फीमेल में सेक्रेट होता है, मेल में नहीं। और जो शुक्राणु है, स्पर्म है, मेल में बनता है, फीमेल में नहीं बनता, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पे नहीं होगा। दूसरा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द एंड्रोजेन। देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेन के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेन, एंड्रोजेन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, एंड्रोजेन जो है वो रियली में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के निर्माण के लिए, यानी कि शुक्राणु के निर्माण के लिए, दैट इज एंड्रोजेन। तो यहां पे एलएच आंसर ना हो कि क्या होगा, एंड्रोजेन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2015 में सवाल पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन का अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहां पाया जाता है? दैट इज सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? और ये 2017 2021 दोनों में पूछा गया है, टेस्टिस में, यूटेरस में, ओवरी में या लीवर में। देखिए, सर्टोली सेल हमारे मेल के टेस्टिस में पाया जाने वाला एक ऐसा सेल है
जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पे स्पर्म जो है वो बनते हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सर्टोली सेल के द्वारा स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। स्पर्म अगर डेड हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सर्टोली सेल इसको भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस भी कर लेता है सर। इसीलिए सर्टोली सेल को और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज नर्स सेल, सस्टेंटाकुलर सेल या सब टेंटाकुलर सेल। ओके, तो सर्टोली सेल स्पर्म के निर्माण में यहां पे मदद कर रहा है, स्पर्म के पोषण में मदद कर रहा है। इसीलिए यहां पे आंसर क्या होगा? टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म बनता कहां है? टेस्टिस में, ना कि यूटेरस, ओवरी या फिर लीवर में, यानी कि वृषण में बनता है, ना कि गर्भाशय, अंडाशय या यकृत में बनता है। आगे का क्वेश्चन में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे, एक्रोजोम इज अ कंपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्रोजोम जो है वो किसका भाग है? एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है? ओके, जो कि 2017 में पूछा गया सवाल है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, यानी कि मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग, सिर का भाग, मिडिल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु के मध्य भाग, ईयरली oocytes, प्रारंभिक डिंबाणु जनक कोशिका का, और लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का। तो यहां पे ऑप्शन जो है एक्रोजोम। देखिए, एक्रोजोम का 3 भाग होता है, मैंने भी प्रीवियस पहले वाला क्वेश्चन में बात किया, हेड पीस, मिडिल पीस और टेल पीस। तो हेड पीस ऑफ स्पर्म इज आल्सो नोन एज एक्रोजोम। एक्रोजोम जो है वो स्पर्म के हेड पीस को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पे? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक्रोजोम किसका भाग होता है? स्पर्म का हेड पीस का भाग होता है एक्रोजोम। क्लियर? आगे का बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां सवाल पूछा जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन द इंटायर लाइफ ऑफ द हेल्दी वुमेन। एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने एग्स का फॉर्मेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है? ओके, ऑप्शन है 4440 और 365, जो कि 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, तो यहां पे जो ऑप्शन है बहुत ही समझने वाला ये क्वेश्चन है। ओके, पूरे महिला के जीवन काल में 350 से 400 एग का फॉर्मेशन होता है। 350 से 400, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे 400 है, वो भी बिल्कुल सही होगा। अगर 400 ना होकर 350 होता, उसका भी आंसर क्या होता? वो भी आंसर क्या होता? बिल्कुल सही होता। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन। 400 एक महिला के जीवन काल में पूरे 400 लगभग एग प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे है, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द मैच्योर स्पर्म, व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज इट कॉल्ड? यानी कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बालक? देखो, यहां पे ये जो सवाल है 2019 में पूछा गया है, और स्पर्म के टोपी नुमा भाग को यानी कि शीर्ष भाग को यानी कि हेड पीस को क्या कहा जाता है? एक्रोजोम। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बात किया था। ओके, ना कि मीजोजोम, ना कि इपिसोम, ना कि अस्पेरोसोम। ओके, आंसर क्या है? एक्रोजोम। तो एक्रोजोम जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी नुमा संरचना होता है, किसका? स्पर्म का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे सवाल है जो कि 2019 में अगेन पूछा गया है, टू व्हाट डज द यूटेरस रिलेट? यूटेरस यानी कि गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? पहला, टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर भाग से, नर जनन तंत्र से। दूसरा, टू द फीमेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा के जनन तंत्र से। और तीसरा ऑप्शन, टू द प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और चौथा है टू ऑल ऑफ दिस। देखिए, प्लांट यानी कि पादप जनन तंत्र से या इनमें से सभी। यूटेरस यानी कि गर्भाशय जिसमें बच्चा का डेवलपमेंट होता है 9 महीना तक। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन फीमेल का, तो ओके, तो आप बताओ ह्यूमन फीमेल में क्या पाया जाता है? यूटेरस। तो यहां पे 4 ऑप्शन में ह्यूमन फीमेल किस में आ रहा है? तो आंसर है बी ऑप्शन। ओके, मादा या स्त्री जनन तंत्र का भाग होता है गर्भाशय, ना कि मेल का भाग होता है गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बात करता हूं, वेयर इज ग्राफियन फॉलिकल फाउंड? ग्राफियन फॉलिकल कहां पाया जाता है? 2020 और 2023 दोनों में पूछा गया है ये सवाल। यानी कि ग्राफियन पुट्टिका कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है ग्राफियन पुट्टिका? देखिए, ग्राफियन पुट्टिका महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के
ओवुलेशन के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14 डेज में ओवुलेशन होता है उसके बाद जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, जहां से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सेक्रीट होता है। ओके, तो बताइए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट कहां होता है? फीमेल में। मेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट नहीं होता है। तो फीमेल में अगर हो रहा है तो फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवरी या टेस्टिस। तो ये ओवरी से संबंधित है, ह्यूमन ओवरी से, ना कि टेस्टिस से। यहाँ पे लीवर का या इन ओवरी ऑफ द फ्रॉग में ग्राफिन फॉलिकल नहीं पाया जाता है। ओके, केवल और केवल किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का मैं अगर बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन विच एनिमल डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव किसमें होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? तो देखिए, हमारे इर्द गिर्द दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, एक होता है प्राइमेट और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट उसको कहते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और नॉन प्राइमेट उसे कहते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। नॉन प्राइमेट का बहुत ही शानदार एग्जांपल हो गया गाय, भैंस, बकरी और भी जो एनिमल्स है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर स्ट्रेस साइकिल होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि प्राइमेट्स का, तो प्राइमेट्स में ह्यूमन आ जाता है, मंकी आ जाते हैं, चिंपैंजी आ जाते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमन, मंकी और चिंपैंजी तीनों के तीनों प्राइमेट्स में आते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी। तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट में स्ट्रेस साइकिल होता है। ये बात याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 का। द एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार पूछा जा चुका है, ये नीट में भी सवाल आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। 2022 में पूछा गया है। और आपको डायरेक्ट यहां पर मैं बता दूं कि द एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज, यानी कि गोल्गी काय के द्वारा होता है। एक्रोसोम का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा आप इसको। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का। प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय। देखिए, प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि मानव में अपरा का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य में अपरा का निर्माण कैसे होता है, क्या बात कर रहे हैं, किससे होता है? ओके, एमनियोन, एलेंटोइस, कोरियोन, कोरियोन एंड एलेंटोइस। यहां पे एमनियोन द्वारा, एलेंटोइस द्वारा, कोरियोन द्वारा, या कोरियोन तथा एलेंटोइस दोनों के द्वारा। देखिए, ये यहां पे जो चारों बात लिखा हुआ है, एमनियोन, एलेंटोइस, कोरियोन, ओके, एक और होता है यॉर्क सैक, ये चारों मिलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है 9 मंथ तक। ओके, तो यहां पे ये चारों के चार, एक और यहां पे नहीं है, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक भी होता है इनके अलावा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। और ये चारों के चारों जो मेम्ब्रेन है वो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज। ओके, बचाते हैं। प्लेसेंटा का भी निर्माण करते हैं। तो यहां पे प्लेसेंटा का जो निर्माण कर रहा है दैट इज कोरियोन। एमनियोन, एलेंटोइस, एमनियोन जो है सबसे बाहरी परत हो गया, उसके अंदर पाया जाता है कोरियोन, उसके बाद होता है यॉर्क सैक, और सबसे अंदर का बात करते हैं, सबसे लास्ट जो पार्ट है दैट इज एलेंटोइस। तो यहां पे आंसर जो है वो कोरियोन होगा, कोरियन, यानी कि सी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? इम्प्लांटेशन आप समझते होंगे, जिसको हम लोग प्रत्यारोपण या रोपण भी कहते हैं। जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है सबसे पहले मोरुला, उसके बाद बनता है ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, और अल्टीमेटली होता है गैस्ट्रुलेशन, जिसमें सभी अंगों का निर्माण होता है। तो देखिए, मोरुला जो है वो सबसे इनिशियल स्टेज है। मोरुला में 8 से 16 सेल्स पाए जाते हैं, ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं। लेकिन मोरुला जब ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनता है, इनर सेल मास बनता है, एम्ब्रायन नॉब बनता है, और इसी अवस्था में यानी कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही ये जाकर यूटेरस के इंडोमेट्रियम में इंप्लांट होता है। तब जाके बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है टिल 9 मंथ, 9 महीना तक बेबी का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 क्वेश्चन नंबर का।
तो यहां पे सवाल है, द ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रिजर्व्ड इन, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। 2022 में पूछा गया सवाल है, मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहता है। अभी मैंने तुरंत आपको बताया था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 लेयर होते हैं, दैट इज कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉक्सैक। ओके, तो यहां पे एमनियोटिक कैविटी जो है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर पाया जाता है बेबी, और इसमें पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, दैट इज एमनियोटिक कैविटी। ओके, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 जो कि 2023 में पूछा गया है, हेमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। हेमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। देखिए, प्लेसेंटा का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो देयर आर मेनी क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है प्लेसेंटा को। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के आधार पर पढ़ा जाता है, हिस्टोलॉजी के आधार पर हेमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन में पाया जाता है। ह्यूमन में हिस्टोलॉजी के आधार पर हेमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि हेमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, मानव में, और इसका ऑप्शन है सी। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित और द्विगुणित तो समझते होंगे आप। अगुणित उसको बोलते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, और द्विगुणित उसे बोलते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या डबल होती है। जैसे अगर कोई द्विगुणित कोशिका है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या होगी 46, और अगर अगुणित कोशिका है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या होगी 23, यानी कि 2n एंड n। तो यहाँ पे n का बात किया जा रहा है, दैट इज हैप्लॉइड। तो जाइगोट, जाइगोट कब बनता है, स्पर्म और ओवा के मिलने के बाद जाइगोट बनता है। तो यानी कि स्पर्म n और ओवा n, n मिलेगा तो क्या होगा 2n, यानी कि जाइगोट क्या है 2n है। अब मैं बात करता हूं ओवम का। ओवम क्या है, ओवम इज द फीमेल गैमिट। ओवम फीमेल गैमिट है, और यहाँ पे जितने भी गैमिट्स हैं, चाहे मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो, ये दोनों के दोनों गैमिट जो है वो क्या होंगे, गैमिट जो या तो मेल गैमिट स्पर्म हो या फीमेल गैमिट ओवम हो, दोनों का दोनों क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी, बोथ बी एंड सी। बी भी हैप्लॉइड है और सी भी हैप्लॉइड है, यानी कि युग्मक भी और अंडाणु भी, दोनों के दोनों क्या है, अगुणित संरचना है। लेकिन युग्मक क्या है, यहाँ पे युग्मनज क्या है, द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, कौन आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 का, 17 नंबर क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस थ्रू, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। डायरेक्ट इसका आंसर है टेल। देखिए, स्पर्म में 3 भाग होता है, फर्स्ट हेड पीस, मिडिल पीस और टेल पीस। टेल पीस की वजह से ही शुक्राणु जो है मूव करने में मदद करता है। टेल पीस जो है वो शुक्राणु को मूवमेंट में मदद करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि 2023 में पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, टेल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पूंछ होगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 का। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द लेग्स एंड फिंगर्स ऑफ द फीटस डेवलप। गर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और एवं उंगलियां विकसित होती है। ऑप्शन है 2 माह, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ एंड 6 मंथ। अब यहां पे समझने वाली बात है, जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तो गैस्ट्रुलेशन 280 दिन का होता है, ओके, जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गन्स का निर्माण होता है ह्यूमन बेबी का। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर का, तो दूसरे मंथ के लास्ट में, दूसरे मंथ के लास्ट तक, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, उंगली और जो है लिम्स डेवलप हो जाता है। फिंगर्स एंड लिम्स जो है वो दूसरे मंथ के एंड तक क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी कि 2 माह। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन इन लार्ज क्वांटिटी। इनमें से किससे प्रोजेस्टेरॉन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित किया जाता है। तो इसका आंसर ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन पुट्टक, व्हाइट बॉडी, श्वेत पिंड, येलो बॉडी, पीत पिंड, और प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि प्राथमिक पुट्टक। देखिए, ग्राफिन फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल के चारों ओर 2 लेयर होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, जहां से थीका इंटरना से ईस्ट्रोजन स्रावित होता है। लेकिन यहां पे बात कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन का। अब आइए व्हाइट बॉडी। देखिए, व्हाइट बॉडी क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो 14वें दिन, यानी कि 14वें दिन, 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होता है। उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलता है, जिसे हम लोग व्हाइट बॉडी कहते हैं।
और जो कॉर्पस एल्बिकेंस यानी कि व्हाइट बॉडी है वहां से कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, कॉर्पस एल्बिकेंस बनने के पहले जो येलो बॉडी बनता है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से भर भर के क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि लार्ज अमाउंट में क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका आंसर होगा पीत पिंड। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पीत पिंड। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का, आफ्टर ओवुलेशन द एग इज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स। अंडोत्सर्जन के बाद पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? ऑप्शन यहां पे है कोरोना रेडियाटा, जोना पैलोसिडा, ग्रैन्युलर सेल और थीका लेयर। देखिए यहां पे 4 ऑप्शन है, चारों को हम लोग समझेंगे। पहला कोरोना रेडियाटा, जोना पैलोसिडा, कनिका में कोशिकाएं और थीका लेयर। अभी थीका लेयर का मैंने जस्ट बात किया था। सबसे पहले मैं बात करता हूं जोना पैलोसिडा का। ओवुलेशन से पहले जोना पैलोसिडा बना रहता है ऑलरेडी, जोना पैलोसिडा पहले से ही बना रहता है। ग्रैन्युलर सेल, देखिए ग्रैन्युलर सेल तब बनता है जब स्पर्म एग के अंदर जाता है। स्पर्म एग के अंदर जब प्रवेश करता है तो वहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जहां पे ग्रैन्युल्स बनते हैं, जिसकी वजह से एग के अंदर पूरा एक हार्ड परत का निर्माण होता है, जिसके बाद दूसरा स्पर्म जो है वहां पे इंटर नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रैन्युलर सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, ओवुलेशन के नहीं बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। यहाँ पे ओवुलेशन के बाद पूछा जा रहा है, अंडोत्सर्जन के बाद पूछा जा रहा है। और लास्ट है थीका लेयर। थीका लेयर जो है वो ओवुलेशन के पहले ही बन जाता है। ओवुलेशन के पहले थीका लेयर बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रैन्युलर सेल बनता है, और जोना पैलोसिडा भी ओवुलेशन के पहले ही बना रहता है। तो बचा कौन? कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा जो है वो जस्ट आफ्टर द ओवुलेशन बनता है। ओवुलेशन के तुरंत बाद कोरोना रेडियाटा का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ? ए हुआ। तो ये था अभी तक का पूछा गया 20 क्वेश्चन जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था। ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर और भी चैप्टर का क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट होगा बायोलॉजी से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।